नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ईद का। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सिवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आके बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मीजान अला मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धोती टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी क्वार्टर में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज हामिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को इस घर में, उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बचा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी दिन के लिए। लेकिन कल ग्वालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइम और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएगी। सभी को सिवैया चाहिए और थोड़ा, किसी को आंखों नहीं लगता किस किस से मुंह चुराएगी।
اور मोह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों का खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे, माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच? उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलते हैं। सच? हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुम आते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मीजान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला। चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न आ सका। सच? आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए? हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा। जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उससे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोरी का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बचवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब जग मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5 को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। यह कांस्टेबल ही पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा,
यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी ले पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कहीं दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे? फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली में भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छायाएं, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया ही विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बुला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में पड़ी घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। शम्मी, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतनी त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है।
हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है और हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, आपकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कहीं चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद आए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने, सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा, आग में
پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا۔ چمٹے نے سبھی کو موہت کر لیا، لیکن اب پیسے کس کے پاس دھرے ہیں؟ پھر میلے سے دور نکل آئے ہیں۔ 9 کب کے بج گئے، دھوپ تیز ہو رہی ہے، گھر پہنچنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ باپ سے ضد بھی کرے تو چمٹا نہیں مل سکتا۔ حامد ہے بڑا چالاک، اس لیے بدماش نے اپنے پیسے بچا رکھے تھے۔ اب بالکوں کے 2 دل ہو گئے ہیں، محسن، محمود، سمی اور نورے ایک طرف ہے، حامد اکیلا دوسری طرف۔ شاسترارتھ ہو رہا ہے۔ سمی تو ودھرمی ہو گیا، دوسرے پکش سے جا ملا، لیکن محسن، محمود اور نورے بھی حامد سے ایک ایک 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے آغاتوں سے آتنکت ہو اٹھے ہیں۔ اس کے پاس نیائے کا بل ہے اور نیتی کی شکتی۔ ایک اور مٹی ہے، دوسری اور لوہا۔ جو اس وقت اپنے کو فولاد کر رہا ہے وہ اجے ہے، گھاتک ہے۔ اگر کوئی شیر آ جائے تو میاں بستی کے چکے چھوٹ جائے، میاں سپاہی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگے، وکیل صاحب کی نانی مر جائے، چوگے میں منہ چھپا کر زمین پر لیٹ جائے، مگر یہ چمٹا، یہ بہادر، یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا، پانی تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے چمٹے کو سیدھا کھڑا کر کے کہا، بستی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو دوڑا ہوا پانی لا کر اس کے دوار پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن پراست ہو گیا، پر محمود نے کمک پہنچائی، اگر بچہ پکڑ جائے تو عدالت میں بندے بندے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پکڑیں گے۔ حامد اس پربل ترک کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے پوچھا، ہمیں پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے اکڑ کر کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے، ہم بہادر رستم ہند کو پکڑیں گے۔ اچھا لاؤ، ابھی ذرا کشتی ہو جائے، اس کی صورت دیکھ کر دور سے بھاگیں گے، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن کو ایک نئی چوٹ سوجھ گئی، تمہارے چمٹے کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ اس نے سمجھا تھا کہ حامد لاجواب ہو جائے گا، لیکن یہ بات نہ ہوئی۔ حامد نے ترنت جواب دیا، آگ میں بہادر ہی کودتے ہیں جناب، تمہارے یہ وکیل، سپاہی اور بستی لیڈیوں کی طرح گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو یہ رستم ہند ہی کر سکتا ہے۔ محمود نے ایک زور لگایا، وکیل صاحب کرسی میز پر بیٹھیں گے، تمہارا چمٹا تو باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا۔ اس ترک نے سمی اور نورے کو بھی سجیو کر دیا۔ کتنی ٹھکانے کی بات کہی ہے پٹے نے، چمٹا باورچی خانے میں پڑا رہنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ حامد کو کوئی پھڑکتا ہوا جواب نہ سوجا تو اس نے دھاندلی شروع کی، میرا چمٹا باورچی خانے میں نہیں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور ان کا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ بات کچھ بنی نہیں، خاصی گال گلوچ تھی، لیکن قانون کو پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تاکتے رہ گئے، مانو کوئی دیلچا کنکوا کسی گنڈے والے کنکوئے کو کاٹ گیا ہے۔ قانون منہ سے باہر نکلنے والی چیز ہے، اس کا پیٹ کے اندر ڈال دیا جانا بے تکی سی بات ہونے پر بھی کچھ نیاپن رکھتی ہے۔ حامد نے میدان مار لیا، اس کا چمٹا رستم ہند ہے، اب اس میں محسن، محمود، نورے سب میں کسی کو بھی آپتی نہیں ہو سکتی۔ وجیتا کو ہارنے والے سے جو ستکار ملنا سوابھاوک ہے وہ حامد کو بھی ملا۔ اوروں نے 3 4 آنے پیسے خرچ کیے پر کوئی کام کی چیز نہ لے سکے، حامد نے 3 پیسے میں رنگ جما لیا۔ سچ ہی تو ہے، کھلونوں کا کیا بھروسہ، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، حامد کا چمٹا تو بنا رہے گا برسوں۔ سندھی کی شرطیں طے ہونے لگی۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو، ہم بھی دیکھیں، تم ہمارا بستی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے نے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے۔ حامد کو ان شرطوں کو ماننے میں کوئی آپتی نہ تھی۔ چمٹا باری باری سے سب کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے۔ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، حامد نے ہارنے والوں کے آنسو پوچھے، میں تمہیں چڑھا رہا تھا۔ سچ، یہ چمٹا بھلا ان کھلونوں کی کیا برابری کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے، اب بولے، لیکن محسن کی پارٹی کو اس دلاسے سے سنتوش نہیں ہوتا۔ چمٹے کا سکہ خوب بیٹھ گیا ہے، چپکا ہوا ٹکٹ اب پانی سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ محسن، لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود، دعا کو لیے پھرتے ہو، الٹے مار نہ پڑے، اماں ضرور کہے گی کہ میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے۔ حامد کو سویکار کرنا پڑا کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہ ہوگی جتنی دادی چمٹے کو دیکھ کر ہوگی۔ 3 پیسوں ہی میں تو اسے سب کچھ کرنا تھا اور ان پیسوں کے اس اپیوگ پر پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہ تھی۔ پھر اب تو چمٹا رستم ہند ہے اور سبھی کھلونوں کا بادشاہ۔ راستے میں محمود کو بھوک لگی، اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے، محمود نے کیول حامد کو ساجی بنایا، اس کے انیہ متر منہ تاکتے رہ گئے، یہ اس چمٹے کا پرساد تھا۔ 11 بجے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بستی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور مارے خوشی کے جا اچھلی، تو میاں بستی نیچے آ رہے اور سن لوگ سدھارے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی،
دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں یہ شور سن کر بگڑی اور دونوں کو اوپر سے دو چاٹے اور لگائے۔ میاں نورے کے وکیل کا انت ان کے پرتشٹھانوکول اس سے زیادہ گورومے ہوا۔ وکیل زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مریادا کا وچار تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں کھوٹیاں گاڑی گئی، ان پر لکڑی کا ایک پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب راجا بھوج کی باتیں سنگھاسن پر وراجے۔ نورے نے انہیں پنکھا جھلنا شروع کیا۔ عدالتوں میں کس کی ٹنٹیاں اور بجلی کے پنکھے رہتے ہیں، کیا یہاں معمولی پنکھا بھی نہ ہو؟ قانون کی گرمی دماغ پر چڑھ جائے گی کہ نہیں؟ اس کا پنکھا آیا اور نورے ہوا کرنے لگی، معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے۔ وکیل صاحب سورگ لوک سے مرتیو لوک میں آ رہے اور ان کا ماٹی کا چولہا ماٹی میں مل گیا۔ پھر بڑے زور شور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی استھی گر پر ڈال دی گئی۔ اب رہا محمود کا سپاہی، اسے چٹپٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی کوئی سادھارن ویکتی تو نہیں جو اپنے پیروں پر چلے۔ وہ پالکی پر چلے گا۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں کچھ لال رنگ کے پھٹے پرانے چترے بچھائے گئے جس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ نورے نے یہ ٹوکری اٹھائی اور اپنے دوار کا چکر لگانے لگی۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی سپاہی کی طرف سے چھانے والے جاگتے لہو پکارتے چلتے ہیں، مگر رات تو اندھیری ہی ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ میں وکار آ جاتا ہے۔ محمود کو آج گیات ہوا کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو ایسا مرہم مل گیا ہے جس سے وہ ٹوٹی ٹانگ کو آنن فانن جوڑ سکتا ہے۔ کیول گلر کا دودھ چاہیے، گلر کا دودھ آتا ہے۔ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے، لیکن سپاہی کو جو ہی کھڑا کیا جاتا ہے ٹانگ جواب دے دیتی ہے۔ شلیہ کریا اسفل ہوئی تب اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی جاتی ہے۔ اب کم سے کم ایک جگہ آرام سے بیٹھ تو سکتا ہے، ایک ٹانگ سے تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہ سپاہی سنیاسی ہو گیا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا پہرا دیتا ہے، کبھی کبھی دیوتا بھی بن جاتا ہے۔ اس کے سر کا جھالر دار سانپا کھرچ دیا گیا ہے، اب اس کا جتنا روپانترن چاہو کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی تو اس سے باڑ کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اب میاں حامد کا حال سنیے۔ امینا اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ سسا اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ چمٹا کہاں تھا؟ میں نے مول لیا ہے۔ کے پیسے میں؟ 3 پیسے دیے۔ امینا نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہوا کچھ کھایا نہ پیا۔ لایا کیا چمٹا؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے اپرادھی بھاؤ سے کہا۔ تمہاری انگلیاں توے پہ سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے اسے لیا۔ بڑھیا کا کرودھ ترنت اسنیہ میں بدل گیا، اور اسنیہ بھی وہ نہیں جو پرگلبھ ہوتا ہے اور اپنی ساری کسک شبدوں میں بکھیر دیتا ہے۔ یہ منہ کسنیہ تھا، خوب ٹھوس، رس اور سواد سے بھرا ہوا۔ بچے میں کتنا تیاگ، کتنا سدبھاؤ اور کتنا وویک ہے۔ دوسروں کو کھلونے لیتے اور مٹھائی کھاتے دیکھ کر اس کا من کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیسے؟ وہاں بھی سے اپنی بڑھیا دادی کی یاد بنی رہی۔ امینا کا من گد ہو گیا۔ اور اب ایک وچتر بات ہوئی، حامد کے اس چمٹے سے بھی وچتر۔ بچے حامد نے بوڑھے حامد کا پارٹ کھیلا تھا۔ بڑھیا امینا بالیکا امینا بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنسو کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا رہسیہ کیا سمجھتا؟ یہ کہانی یہیں سماپت ہوتی ہے، اور ایسی کہانیوں کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آگے کون سی کہانیاں سننا پسند کریں گے۔